हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो हम इससे पिछले कक्षा में मैंने जो पढ़ाया था मेजनी के बारे में, वहाँ मुझे बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिला। अगर इसी तरह का वीडियो आप फिर से देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और बच्चों ने लिखा कि आप देख के ऊपर में समझ गए होंगे, बच्चों ने लिखा कि सर हमें फ्रांस की क्रांति थोड़ी समझने में तकलीफ़ होता है, तो आप हो सके तो आप अच्छी तरह समझाइए। और कई ऐसा कमेंट था जिसमें फ्रांस की क्रांति की बात चल रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते। अगर ये तो शॉर्ट वीडियो है, छोटा छोटा वीडियो है। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं इतिहास का पूरा, चाहे वो फिजिक्स का पूरा 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है, अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर एसके स्टडी पॉइंट परिवार में जाके यूट्यूब पे सर्च करें, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो एक ऊर्जा भरी लाइन होना चाहिए कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, कि अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है आपके तकदीर में। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक बार आपने कोशिश किया और नहीं मिला आपको तो हार मानना है। अगर जो नहीं मिला वो भी सही, जो मिला वो भी सही। आप हो सकता है आपको ईश्वर ने बहुत बड़ा काम करने के लिए बनाया हो, तो घबराने की बात नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति की। फ्रांस की क्रांति के बारे में जितना भी डिटेल्स है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आज बड़ा वीडियो हो सकता है क्योंकि इसमें फ्रांस की क्रांति में 3 क्रांति पढ़नी है। तो हम आपको बताते हैं कि पहला क्रांति तो आपको 1789 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 1789। दूसरा जो हुआ था वो 1830 में हुई थी, और तीसरा जो हुआ था वो कब हुआ था? 1848 में। तो हमें बारी बारी करके तीनों क्रांति को देखना है, बारी बारी करके तीनों क्रांति को देखना है। तो सबसे पहले हम फ्रांस की क्रांति 1789 में देखेंगे। 1789 का फ्रांस की क्रांति का रीजन क्या था, तो आप समझने का प्रयास करें कि 1789 में जो फ्रांस में शासक था वो राजतंत्र था। कौन सा तंत्र था? राजतंत्र। राजतंत्र, राजतंत्र कहने का मतलब क्या होता है बेटा? कि राजतंत्र के मतलब होता है जहां राजा द्वारा शासन किया जा रहा हो, जिसको लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? लोकतंत्र ऐसा तंत्र है जिसमें लोगों द्वारा बना के सरकार भेजा जाता है, और राजतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ज़बरदस्ती जनता के पीछे राजा थोप दिया जाता है। यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का पोता राजा बनेगा, इस तरह से। तो उस समय राजतंत्र चल रहा था, जिससे किसान मजदूर बहुत परेशान थे। देखो 1789 होने के कारण 3 कारण था। 1789 होने का 3 कारण था। पहला क्या था कि यहाँ जो व्यवस्था थी, यहाँ 3 कैटेगरी के आदमी रहते थे। एक को बोला जाता था पादरी, एक को बोला जाता था कुलीन, एक को बोला जाता था किसान वर्ग। किसान वर्ग जो सबसे निचले वर्ग के थे। ये पादरी को उच्च वर्ग बोला जाता था, कुलीन को मध्य वर्ग बोला जाता था, और किसान को सबसे निम्न वर्ग बोला जाता था। और 1789 में जो राजा था वो था लुई 16। याद रखना है, लुई 16। लुई 16 का शासक था। इन्होंने क्या किया था, ये जो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग, ये दोनों पे क्या कर दिया था कि जो भी कर होता था ये दोनों से फ्री था। यानी कर फ्री था। कर का मतलब कोई भी टैक्स इसको देना नहीं पड़ता था। लेकिन किसान को क्या होता था, ये सारा टैक्स किसान को देना पड़ता था। क्या होता था? सारा टैक्स किसको देना पड़ता था? किसान को। जिससे क्या हुआ कि इनका आर्थिक स्थिति गंभीर हुई, क्योंकि पूरे दुनिया में आप कहीं पर भी देखोगे अगर कृषि प्रधान देश है तो वहाँ सबसे रीजन क्या है कि किसान को आपको खुश रखना है। लेकिन ये जो लुई 16 था वो किसान को ही परेशान कर रहा था, वो टैक्स लेके। इनका आर्थिक स्थिति खराब होता है तो किसान और मजदूर मिलके क्या करता है कि ये सड़कों पे आ जाती है। क्या आ जाती है? सड़कों पे। बस इस बात के लिए सड़कों पे आती है कि ये जो पादरी कुलीन है उस पे नहीं टैक्स लिया जा रहा है, हम पे क्यों टैक्स लिया जा रहा है। ये क्रांति इतना भयानक रूप लेता है 1789 में, इतना भयानक रूप लेता है कि बताया नहीं जा सकता। क्या है? उस समय का आप कल्पना नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इसमें 3 वर्ग था। पहला तो था पादरी, कुलीन और किसान। तो इसमें पादरी और कुलीन पे नो टैक्स था, और किसान पे क्या था? टैक्स था। जिसमें किसान मजदूर ने आर्थिक तंगी से आकर उन्होंने क्या कर दी? आंदोलन कर दी। आंदोलन करते ही क्या हुआ? लुई 16 उस समय का राजा था। क्या था? लुई 16 ने इसको दबाने का प्रयास किया। तो यही फ्रांस की क्रांति में 1789 में एक महान सेनापति जिसको बोला जाता है नेपोलियन,
एक महान सेनापति जिसको बोला जाता है नेपोलियन। नेपोलियन का एंट्री होता है और फ्रांस की क्रांति को नास्ते नाबूद कर देता है, इस राजा को बदल के रख देता है। और कई मैंने पिछले क्लास में इस बात को चर्चा किया था, अगर आप लोग नहीं देखे तो फिर से जाके, अगर नेपोलियन के बारे में आपको जानना है तो फिर से जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल इनका जो जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था 1821 में हुआ था। आप लोगों को जाके जरूर देखना है, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि नेपोलियन कौन था। नेपोलियन कौन था, इसका पूरा नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट होता है। 1789 में क्या होता है, ये प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, ये फ्रांस की क्रांति में प्रवेश करते हैं। और ये ऐसे प्रवेश करते हैं, इतना महान सेनापति था, इन्होंने युद्ध स्थल को बदल के रख दिया। क्या कर दिया, युद्ध स्थल को बदल के रख दिया। और लुई जो 16वां था, ये बुर्बो वंश की राजा था। कौन सा वंश चल रहा था वहाँ फ्रांस में, पूछा जाता है कौन सा वंश चल रहा था, बुर्बो वंश की राजा था। तो लुई 16वां जो था वो बुर्बो वंश की राजा था, उसको क्या करता है, समाप्त कर देता है। क्या करता है, समाप्त करता है। और ये जो 1789 के आंदोलन के बाद क्या होता है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग यहाँ दिख रहा होगा। 1789 के बाद क्या होता है, 1789 के क्रांति के बाद इन्होंने कई ऐसा नीति लागू करता है। अगर बोला जाए, लिखा जाए आप लोगों को, आप लोग जरूर लिखें कि इन्होंने क्या किया, कि पहले बात तो इन्होंने क्या किया, नया संविधान लागू किया, वहाँ नया संविधान लागू किया, संविधान लागू किया। इन्होंने दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम इन्होंने समान अधिकार दिया, समान अधिकार कि कोई समान अधिकार दिया इन्होंने। जैसे समान अधिकार का मतलब क्या होता है, जैसे पादरी, कुलीन और किसान जो था, दो वर्ग को टैक्स लग रहा था और दो वर्ग को टैक्स नहीं लग रहा था और तीसरे वर्ग को क्या कर रहा था, टैक्स लग रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, ये समान अधिकार मिला। क्या मिला, समान अधिकार मिला। क्या हुआ, इन्होंने अपना क्या किया कि सभी को समान अधिकार मिला। और वहाँ जो थी नाप तोल की व्यवस्था की गई, नाप तोल की व्यवस्था की गई, नाप तोल की व्यवस्था की गई। नाप तोल का व्यवस्था का मतलब क्या होता था बेटा, ये जो किसान होते थे तो इनसे क्या करता था, ये दोनों बिजनेसमैन होता था, ये जो किसान होता था इससे बिना जो खाए तौले क्या करता था, ये सारा सामान ले जाता था। क्या करता था, और जो मन हो, जो मनवाना हो वही इसको रुपया देता था। तो इन्होंने नाप तोल की व्यवस्था नेपोलियन दी बोनापार्ट करवाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपना एक फ्रेंच भाषा जो था, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। फ्रेंच भाषा को क्या किया, राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपना एक राष्ट्रीय गान अपनाया। क्या हुआ, राष्ट्रीय गान अपनाया। तो देखो इन्होंने क्या सब किया, फिर राष्ट्रीय चिन्ह लिया। राष्ट्रीय चिन्ह पूछा जाता है, फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, मरियान है। क्या है, मरियान। मरियान का मतलब क्या होता था कि आज भी आप जब टोक्यो ओलंपिक देखे होंगे तो उसमें एक टोपी था, उसका जो फ्रीज बोला जाता था। क्या बोला जाता था, फ्रीज। तो वो फिर मतलब उसका चिन्ह जो होता था फ्रीज होता था। और फ्रीज को क्या, यही मरियान होता था। एक टोपी होता है जिसमें 3 रंग होता है, वो फ्रांस की प्रतीक बन गया था। क्या बन गया था, प्रतीक बन गया था। तो देखा कि कैसे 1789 की क्रांति में आई, पादरी, कुलीन और किसान, ये दोनों पे टैक्स नहीं था। उस समय का जो राजा था लुई 16वां था, इन्होंने क्या किया था, ये दोनों पे टैक्स फ्री था और किसान पे टैक्स था, जिसके कारण किसान ने आके आंदोलन किया। और आंदोलन इतना भयानक हुआ, वैसे पूछा जाता है नेपोलियन की राजनीतिक रूप से जो एंट्री हुआ वो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में थी। और इन्होंने 1789 में एंट्री करता है और मजदूर वर्ग, किसान वर्ग से लड़ता है। और इन्होंने क्या किया कि लुई 16वां को, बुर्बो वंश की राजा था लुई 16वां को नस्ते नाबूद कर दिया। और इन्होंने अपना संविधान, अपना सब कुछ दिया। जैसे पहला स्टेटमेंट इन्होंने क्या किया कि पहला संविधान बनाया, उन्होंने समान अधिकार सभी को दिया। जैसे यहाँ 2 अलग था, एक अलग था, नाप तोल की व्यवस्था की गई, फ्रेंच भाषा को अपने राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और राष्ट्रीय चिन्ह मरियान को भी अपनाया गया। ये 1789 थी। अब हम लोग 1830 की ओर जाएंगे। क्या करेंगे, 1830 की ओर जाएंगे। देखिए 1830 में क्या था, 1830 में क्या था, 1830 की फ्रांस की क्रांति। 1830 के फ्रांस की क्रांति क्या था, आपको पता होगा कि ये जो नेपोलियन का काल था वो 1789 से 1815 था, 1815 था। इसमें क्या हुआ था, फ्रांसीसी का ये जो बुर्बो वंश की राजा था, वो गेट लगा दो बेटा,
बुर्बो वंश का जो राजा था लुई 16वां, उसको समाप्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि 1830 से पहले जो क्रांति हुआ है, इसका जो काल था नेपोलियन का काल 1815 जो लास्ट होता है, वाटरलू का युद्ध। क्या है? वाटरलू का युद्ध। इसमें क्या होता है, नेपोलियन के तरफ, नेपोलियन एक तरफ फ्रांस रहता है, क्या रहता है? फ्रांस, और दूसरे तरफ कौन सा रहता है? रूस रहता है, रूस रहता है, ब्रिटेन रहता है, ब्रिटेन रहता है, हंगरी रहता है, पर्सा रहता है, पर्सा रहता है, और ऑस्ट्रिया रहता है। क्या रहता है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया रहता है। क्या रहता है? ऑस्ट्रिया रहता है। तो एक तरफ फ्रांस के तरफ अकेले नेपोलियन दी बोनापार्ट लड़ रहा होता है, और दूसरे तरफ क्या है? रूस, ब्रिटेन, हंगरी, पर्सा और ऑस्ट्रिया सब एक साथ मिलके होता है, वाटरलू का युद्ध होता है। वाटरलू में नेपोलियन के फिर से हार हो जाती है। हार हो जाती है तो क्या होता है, आपको याद रखना है, रूस की राजधानी मास्को, ब्रिटेन इंग्लैंड की राजधानी है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वीना। इतना याद रखना है। इन्होंने क्या किया कि जैसे ही फ्रांस की हार होती है तो नेपोलियन को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और आप पिछले कक्षा में, पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके थे कि वीना सम्मेलन क्या था? वीना ऑस्ट्रिया का वीना सम्मेलन क्या था? इसमें आत्मसमर्पण करता है, और इसका अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्षता मेटरनिख करता है, और नेपोलियन काल की अंत होती है। तो पुनः 1830 की जो जैसे ही अंत होता है तो क्या होता है कि बुर्बो वंश की फिर से आगमन होता है। क्या होता है? बुर्बो वंश की फिर से आगमन होता है। बुर्बो वंश की फिर से आगमन होता है, आगमन होता है। बुर्बो वंश की क्या होता है बेटा? फिर से आगमन होता है। बुर्बो वंश के आगमन होते हुए इसका जो प्रथम राजा फिर से बनता है वो लुई 18वां रहता है। कौन रहता है? लुई 18वां रहता है। और लुई 18वां की मृत्यु 1824 में हो जाती है। क्या, कब हो जाती है? 1824 में हो जाती है। 1824 में मृत्यु के बाद कौन बनता है? ये बनता है चार्ल्स दसम। कौन बनता है? चार्ल्स दसम। याद रखना, चार्ल्स एक्स जिसको बोला जाता है, चार्ल्स एक्स बनता है। और चार्ल्स एक्स के ही शासनकाल में ये 1830 की क्रांति होती है। आपको आप कहे तो इसको मिटा दिया जाए। क्या होता है बेटा? 1830 की क्रांति होता है। क्या होता है? इन्होंने क्या किया 1830 के क्रांति में? क्या किया? ये जो चार्ल्स दसम था, इस समय का शासक कौन था? चार्ल्स दसम, चार्ल्स एक्स। ये कौन सा वंश का था? बुर्बो वंश का, बुर्बो वंश का। चार्ल्स दसम जो राजा बनता है बुर्बो वंश का, इन्होंने क्या किया कि चर्च शक्ति को बढ़ाया, चर्च की शक्ति को बढ़ाया। यानी वहाँ का जो था चर्च की शक्ति बढ़ा दिया, और जितना भी धर्म था उसको दबोचने का प्रयास किया। क्या किया? दबोचने का प्रयास किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? पोलीगेरेक, क्या नाम है? पोलीगेरेक एक व्यक्ति था, पोलीगेरेक, जिनको प्रधानमंत्री के पद पे इन्होंने नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर दिया। और ये जो था पोलीगेरेक, ये था मेटरनिखवाद था। मेटरनिखवाद का कहने का मतलब, ये मेटरनिख से प्रभावित था। और मेटरनिख कैसा शासक था आप लोग जान चुके हैं, वियना सम्मेलन में जान चुके हैं। उसके बाद इसका कई ऐसा नारा हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया है, जैसे कि फ्रांस जब छिपता है तो पूरे यूरोप में संक्रमित हो जाती है। जनता पे शासन करो पर भला ना होने दो, राज पे शासन करो पर राज की जनता को भला होने न दो। ये मेटरनिख था। तो ये क्या था? इसी का मतलब विचारधारा का व्यक्ति था। क्या था? इसी का विचारधारा का व्यक्ति था। इन्होंने क्या किया कि 25 जुलाई 1830 में क्या होता है? 25 जुलाई 1830 में जो पोलीगेरेक होता है, ये 4 नियम निकालता है। 4 नियम निकालता है, 4 गो नियम लागू करता है। 4 जो नियम होता है वो क्या होता है? पादरी कुलीन के लिए तो ठीक होता है, लेकिन ये जो किसान वर्ग होता है उसके विरोध में पारित करता है। क्या करता है? उसके विरोध में पारित करता है। जैसे ही पारित करता है तो 25 जुलाई को पारित करता है, और 26 जुलाई को क्या होता है बेटा? आंदोलन छिड़ जाता है। 1830 में क्या होता है? आंदोलन छिड़ जाता है। याद रखना है, 26 जुलाई 1830 में आंदोलन छिड़ जाता है, और ये आंदोलन 3 दिन तक चलती है। कितना दिन तक? 3 दिन तक चलता है। और 3 दिन तक चलता है। ये क्या करता है? 29 जुलाई को यह क्या हो जाती है? यह आंदोलन समाप्त हो जाती है। क्या होती है? समाप्त होती है। तो क्या आपको जानना है कि ये जैसे ही पोलीगेरेक प्रधानमंत्री बनाता है तो क्या होता है? 25 जुलाई 1830 में 4 नियम लागू होता है, जो पादरी और कुलीन वर्ग के लिए ठीक था, लेकिन किसान वर्ग के लिए क्या था? परेशानी था। जैसे ही इन्होंने क्या किया? 25 जुलाई 1830 में 4 नियम लागू किया, और 26 जुलाई 1830 में इन्होंने क्या किया? 1830 में इन्होंने क्या किया? आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और यह आंदोलन 3 दिन तक चलता है, और
29 जुलाई को क्या होता है, ये आंदोलन समाप्त हो जाती है। क्या होता है, 29 जुलाई को जैसे ही समाप्त होता है तो क्या करता है बेटा, 31 जुलाई जो होती है, 31 जुलाई 1830 में, 31 जुलाई 1830 में ये जो चार्ल्स दशम होता है, क्या होता है, चार्ल्स दशम होता है, वो भाग के कहाँ चल जाता है, ब्रिटेन चल जाता है। कहाँ चल जाता है, ब्रिटेन चल जाता है। चार्ल्स दशम जो होता है वो भाग के कहाँ चला जाता है, ब्रिटेन चला जाता है। आपने क्या समझा कि 1830 की क्रांति होने के कारण क्या था, यही 4 नियम। ये जो 25 जुलाई 1830 में जो 4 नियम दिया गया था, जिसके कारण क्या था, पादरी और कुलीन वर्ग के लिए ठीक था, लेकिन किसान वर्ग के लिए क्या था, परेशानी था। और इन्होंने चर्च की शक्ति बढ़ाई। चर्च का मतलब क्या होता है बेटा, ईसाई धर्म की शक्ति इन्होंने बढ़ाई और बाकी सभी धर्म को क्या किया, इन्होंने गुमनाम करने का प्रयास किया। उसके बाद ये जो चार्ल्स जो बुर्बो वंश का राजा था, वो पोलीगेरेक को पीएम बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री के पद जैसे ही दिया, इन्होंने मेटरनिक बात था, इन्होंने 4 नियम लागू किया और 26 जुलाई 1830 में ये आंदोलन स्टार्ट होती है। 29 जुलाई 1830 में 3 दिन के बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाती है। और उसके बाद 31 जुलाई को क्या करता है, ये जो चार्ल्स दशम होता है, ब्रिटेन भाग जाता है। इसको ब्रिटेन भागते ही बुर्बो वंश की अंत हो जाती है। क्या होती है, बुर्बो वंश की अंत हो जाती है। बुर्बो वंश की क्या होती है, अंत हो जाती है। बुर्बो वंश की जैसे अंत होती है तो क्या होता है बेटा, बुर्बो वंश की जैसे अंत होता है तो आपसे पूछेगा कि बुर्बो वंश की सबसे लास्ट जो राजा था वो कौन था, चार्ल्स दशम था। बुर्बो वंश की सबसे लास्ट राजा कौन था, चार्ल्स दशम। ये याद रखना है, बुर्बो वंश की इस 1830 की क्रांति में अंत हो जाती है। आपसे पूछेगा कि किस क्रांति के दौरान बुर्बो वंश की समाप्ति हुई, तो वो 1830 की क्रांति में समाप्त होती है। और उसके बाद एक और वंश आता है, ये अर्लीय वंश। क्या आता है, अर्लीय वंश आता है। क्या आता है, अर्लीय वंश। और अर्लीय वंश का जो राजा होता है वो लुई फिलिप होता है। कौन होता है, लुई फिलिप होता है। लुई फिलिप जो आता है, लुई फिलिप होता है, देखो लुई फिलिप जो आता है ये वादा करके आता है कि हम शांति भी देंगे, हम रोटी भी देंगे, हम आपको हर चीज़ पूर्ति करेंगे। जो आपकी इकोनॉमी खराब है, जो किसान की इतनी आत्महत्या हो रही है, हम सारे चीज़ को देख क्या करेंगे, सुधार करेंगे। क्या करेंगे, सारे चीज़ को सुधार करेंगे। कहने का मतलब इन्होंने था कि फ्रांस को हम एक गणतंत्र राज्य के रूप में स्थापना करेंगे। क्या करेंगे, गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना करेंगे। और इन्होंने क्या करता है, 1830 के बाद ये क्या होता है, आता है, सत्ता में आता है। कौन सा वंश के साथ, अर्लीय वंश के साथ। आप कहें तो इसको मिटा के हम आगे कर लेते हैं। (1830) की फ्रांस की क्रांति समझ गए आप लोग। देखो अब जो है 1848 की फ्रांस की क्रांति। कब है, 1848 की फ्रांस की क्रांति। क्या होता है, इसका जो राजा होता है अर्लीय वंश का, कौन राजा होता है, लुई फिलिप। इन्होंने जनता से क्या वादा करके आया था कि हम हर चीज़ को पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। जो परेशान है, जो किसान मजदूर परेशान है फ्रांस में, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया, लुई फिलिप जो था एक गीजो नाम का व्यक्ति था। क्या था, गीजो नाम का व्यक्ति था। गीजो नाम का व्यक्ति था। इनको क्या किया, पीएम पद पे नियुक्ति किया। क्या किया, पीएम पद पे नियुक्ति किया, मतलब प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्ति किया। और प्रधानमंत्री के पद पे जैसे ही नियुक्ति किया, ये भी क्या था, मेटरनिक से प्रभावित था। क्या था, मेटरनिक की बातों से प्रभावित था। इन्होंने क्या किया, वही किसान मजदूर जनता पर क्या किया, इन्होंने अत्याचार करने लगा। और इतना अत्याचार बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1848 में फ्रांस की क्रांति हुई। क्या हुई, फ्रांस की क्रांति। यहाँ क्या हुआ, लोगों ने सड़क पे उतर गई, मजदूरों ने सड़क पे उतर गए। और इतना भयानक ये क्रांति हो गई, इतना भयानक क्रांति हो गई, ये गीजो को प्रधानमंत्री बनते ही क्या हुआ, इतना भयानक रूप ले लिया क्रांति कि फिर से क्या हुआ कि ये जो फ्रांस में पूरा शांति था, शांति तो नहीं कहने का मकसद बनता है, क्योंकि ये जो बार बार राजा का जो शासक था वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फ्रांस क्या हो गया, बहुत सा अशांत हो गया। क्या हुआ, फ्रांस जो था वो अशांत हो गया। और अर्लीय वंश का जो राजा था लुई फिलिप, इसको भागना पड़ा। क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। ये भाग के कहाँ चले जाते हैं, ये भी ब्रिटेन चले जाते हैं। क्या करते हैं, ब्रिटेन चल जाते हैं। और इस आंदोलन को समाप्ति की जाती है। और किसान को जितना भी हक होता है, जैसे जो बिना सम्मेलन के तहत ये सारा नियम संविधान को हटा के रख दिया, जैसे इटली को एकीकरण में मतलब संविधान को हटा के रख दिया। उसके बाद
इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रगान जो अपनाया था, फिर से पुनः क्या किया, ये 1848 की क्रांति में जितना भी 1789 की क्रांति में नेपोलियन दी बोनापार्ट ने किया था वो 1848 की क्रांति में उन्होंने लागू कर दिया। और पीएम कौन बना था, गीजो। आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है बेटा कि 1848 में जो क्रांति हुई थी उस समय कौन सा वंश चल रहा था, अर्लीय वंश चल रहा था। 1848 की क्रांति में राजा कौन था, लुई फिलिप था। आपको कहेगा कि ये भाग के कहाँ चला गया, तो चार्ल्स एक्स भी भाग के ब्रिटेन गया और लुई फिलिप भी भाग के कहाँ गया, ब्रिटेन ही गया। और किसको प्रधानमंत्री के, गीजो। और 1830 में जो क्रांति हुई थी, चार्ल्स दसम किसको बनाया था, किसको बनाया था, पोली गेरेक को बनाया था, पोली गेरेक को बनाया था। आप बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर फ्रांस की क्रांति समझ में आ गई तो आप लोग जरूर दिल कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस में बनाना है। अगर नहीं समझ में आई तो फिर से हमें कहेंगे कि सर हमें फ्रांस की क्रांति नहीं समझ में आई, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो फ्रांस की क्रांति थी 3 था, 1789, 1830 और 1848। अगर पूरा वीडियो इसका देखना है, एक ही वीडियो एक ही शॉर्ट में सारा जो 10th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें लगभग 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर को 8 वीडियो में समाप्त कर दिया गया है। आप YouTube पर भी SK स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो उसमें लगभग अभी 622 करके कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं, वहां जाके आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और SK स्टडी पॉइंट परिवार का सदस्य बनेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप लोगों को। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्ति करते हैं और बताएंगे कि आपको कैसे समझ में आया। और लास्ट में एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि आप लोग बताएंगे कि बीना सम्मेलन जो हुआ था, बीना सम्मेलन हुआ था उसमें अध्यक्षता कौन की थी, बीना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। हम कमेंट बॉक्स का इंतजार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो भी टॉपिक अभी भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है वो टॉपिक को लिखेंगे, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।